हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे सुनाए गए नावल आपको पसंद आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने एक लास्ट नावल अपलोड किया था, रिवायत इश्क। आप सब ने उसको लाइक किया, आपने सब ने उसको देखा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आपने उसको सराहा और आपने उसको लाइक किया। तो उसी नावल का मैं आगे से आगाज़ करता हूँ कि उस नावल का पार्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, हमने जो वो नावल स्टार्ट किया था, एंड किया था, वो किया था कि पीछे से अलशी अरमान की दी जाने वाली तकलीफ़ में सिर्फ इतना ही बोल पाई। अलशी ने क्या बोला होगा, एनी गैस। मैंने एनी गैस पे आके वो नावल स्टॉप कर दिया था। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरे आने वाले तमाम नए लोगों से इल्तमास है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि उनको अच्छे अच्छे नावल बावक्त मिल सकें। और जो दोस्त जो बहन मेरी इस नावल को अभी सुन रही है, तो ये एक हाफ़ नावल है। अगर आप इससे पहले आप इसका स्टार्टिंग नावल सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जाके पहले इसका पहला पार्ट देखिए, ताकि आपको पूरा नावल समझ में आ सके कि आखिर ये अलशी कौन है और ये सब क्या हो रहा है, उसने उसको क्यों पकड़ा है, क्या है, ये सब आपको समझ में आ सके। और जो ये नावल पहले से सुन चुके हैं वो बेशक ये चीज़ समझते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एनी गैस। हाँ बोल यार अरमान, वो अभी मैं पुलिस स्टेशन से तेरी तरफ ही आ रहा हूँ। यहाँ सर जुनैद को किसी ने ख़बर दे दी है कि अलशी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? किसने की ये बकवास? अभी तो वो होश में आई है। मैं नहीं जानता यार, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा कुछ। इसे वहाँ से लेकर मेरे फार्म हाउस पर लेकर जाना होगा। लेकिन वसीम, तू जानता है ये ज़ुबैर चाहे जितना मर्ज़ी हमारे साथ हो, फिर भी हमें अलशी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाने देगा। ये तो है। फिर इसे रात को ले जाना पड़ेगा। नहीं वसीम, रात में भी ले जाने पर सबसे पहला शक हम पर जाएगा। और हमने ज़ुबैर को अलशी के बारे में जो स्टोरी बता दी है कि मुझे इससे मोहब्बत है और इसके बाप की वजह से वो मुझे गलत समझती है, और पास्ट में जो हमारे दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, इसलिए मुझे छोड़ गई थी और मैं इस बेवफाई की सज़ा देना चाहता हूँ। बला 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 बला। वो इन सब पर भी यकीन नहीं करेगा। अच्छा, एक रास्ता है। क्या? कोई रिश्तेदार अगर मिल जाए अलशी का करीबी, तो इस ज़ुबैर की टेंशन बिल्कुल ख़त्म होगी। ना इससे कोई एतराज़ होगा, ना ही हम पर शक होगा कि हम साथ लेकर गए, एक्सेट्रा। बात तो तेरी ठीक है यार। और अब जॉब्स का भी मसला है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच मज़ीद जलील भी करवाएगी और जॉब भी जाएगी। मुझे मेरी जॉब की परवाह नहीं, लेकिन तेरे लिए मसला बन सकता है। चल मैं बात करता हूँ आकर। हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ सोच यार, जल्दी कुछ सोच। समीर जो अभी आया था हॉस्पिटल, अरमान को लेकर कैंटीन चला गया था ताकि बात कर सके प्रॉपर्ली तौर पर। अचानक समीर को कुछ आइडिया आया, लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गया, क्योंकि कुछ बोलने से इसकी जान भी जा सकती थी। कैसा आइडिया? तू चुप क्यों हो गया? छोड़ यार, वो अच्छा नहीं था, कुछ और सोचते हैं। वसीम, तू बता तो, क्या पता आइडिया वर्क कर जाए। अच्छा, तू अलशी से निकाह कर ले। वसीम दूसरी तरफ मुंह खुले एक ही सांस में बोला था, क्योंकि वो जानता था कि इसके आइडिया से अरमान इससे खून भी कर सकता है। और यही हुआ था। अरमान ने इसका गिरबान पकड़ते इसे घुसे मारना चाहा था, लेकिन इससे पहले समीर जल्दी से अपना पूरा प्लान बोलने लगा। यहाँ इसे यार तो इसका सगा भाई ले जा सकता है, या बाप, या फिर शौहर। अगर तू इससे निकाह करता है तो वक्ती ही सही, लेकिन फिर इसे तेरे साथ ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक कि कल को इसका बाप भी नहीं ले जा सकता इसे, क्योंकि इसके लिए भी शौहर की मर्ज़ी चाहिए होती है। वो बिना सांस के बोल रहा था और अरमान के मुक्के वाला हाथ फिज़ा में रह गया था। समीर जो आंखें बंद किए घूसे के इंतज़ार में था, कुछ देर बाद आंखें खोल के देखा तो अरमान इसका गिरबान छोड़कर वापस अपनी जगह पे बैठ कर कुछ सोचने लगा। क्या हुआ? समीर ने कुछ डरते हुए पूछा। तेरा आइडिया अच्छा है ना? मैं ना कहता था कि मैं आला आइडियाज़ देता हूँ। वो तो तेरी दोस्ती के चक्कर में पुलिस की वर्दी में फंस गया।
नहीं तो वकील होता। अच्छा बकवास बंद कर अपनी। समीर जो बोलता जा रहा था अरमान इसे बोला। ये बात सच थी कि इसकी डैड की डेथ के बाद समीर हर जगह इसके साथ रहा था। इसकी दोस्ती सच में मिसाली थी। कुछ सोचते ही वो उठा था। एक मौलवी और गवाहों का बंदोबस्त कर जल्दी। हाँ मेरे यार की शादी है, मतलब समीर जो समीर तू पिटेगा मुझसे, जितना बोला उतना कर, वक्त नहीं है इन सब मजाक का। अच्छा मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। समीर मज़ीद कुछ बोलता अरमान की सख्त लुक को देखते हुए चुप हो गया। अच्छा अरमान बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अलशी का क्या वो मानेगी इस शादी के लिए? मैं इसकी मर्ज़ी पूछी किसने है, वो मानेगी, वो ज़रूर मानेगी। और अगर इसने कोई तमाशा किया ज़ुबैर के सामने, इसका तो मुझ पर छोड़ दे। जब तुझे जितना बोला है उतना कर, अपने निकम्मे दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डाल। अच्छा जाता हूँ। इससे पहले कि अरमान मज़ीद गुस्सा करता वो वहाँ से भागा था और अरमान को सोचते वार्ड की तरफ चला गया जिससे अलशी को रखा गया था। अलशी अरमान के जाने के बाद परेशान हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सोचते वो वहाँ से भागने के बारे में प्लानिंग करने लगी थी, लेकिन अरमान हर तरफ से सब रास्ते बंद करके गया था। तंग आकर वो विंडो की तरफ गई और कर्टेन हटाने लगी थी कि अचानक किसी की मौजूदगी महसूस किए पीछे देखने लगी ही थी कि इससे पहले ही अरमान बैग से अपनी गिरफ्त में इसके कान पर होंठ रखे इससे मुकम्मल तौर पर चुका गया था। इसके दोनों हाथ इसकी पीठ पर अपने हाथ के नीचे रखे इसके कान में सरगोशी करने लगा। तुम जानती हो, जब मुझे पता चला था कि तुम ही ईशा हो, तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। मेरे जज्बात से खेलती तुम ये कैसे भूल गई कि हकीकत खुलने पर तुम मेरे कुर्बत किए बर्दाश्त करोगी? हाँ अरमान, तुम मुझे। अलशी जो अपने सांस रोके अरमान की बातें सुन रही थी कुछ बोलने के लिए लब खोलने लगी, लेकिन इससे पहले अरमान अपना हाथ इसके हाथ से हटाकर इसके लबों पर रखकर इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक गया। अब वो वक्त गुजर गया जब तुम अपनी बेगुनाही पर कुछ बोल सकती हो। अब तुम्हें सिर्फ सुनना है, समझी तुम? इसके मुंह पर अपनी गिरफ्त सख्त करता, लेकिन इसे कान में अपनी नफ़रत उंडेलने लगा। एक झटके में वो इसका रुख अपनी तरफ किए इसकी गर्दन दबोचे से बोलने लगा। अभी मौलवी आएगा और तुम चुपचाप तुम सिर्फ 3 लफ्ज़ बोलोगी। और मौलवी के सामने कौन से 3 लफ्ज़ बोलते हैं शायद मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो। ये कहते हुए इसे छोड़ता बाहर की तरफ जाने लगा। पीछे अलशी जो खांसने लगी थी इसको वापस अपनी तरफ आते देखकर 2 कदम पीछे हुई थी। और याद रखना कि मौलवी के सामने किसी किस्म का तमाशा ना हो और एक ही बड़ी से स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर, समझी? वो दोबारा से करीब आकर प्यार से उसके गाल को थपथपाता हुआ बोला और वो वहाँ से निकल गया। अलशी ना समझी से अपनी रुकी सांसें बेहाल करने लगी। आ गए मौलवी साहब, समीर ने आते ही बताया। अच्छा कोई दुपट्टे का भी अरेंज करो, इस मोहतरमा का पहले ही दुपट्टा गायब रहता है, अब तो वैसे ही हॉस्पिटल ओवरऑल में है। अच्छा चल मैं आता हूँ। अरमान खुद ही शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ा था, क्योंकि यहाँ से निकलते ही अगर कोई प्रॉपर कपड़े भी ना हुए तो ज़ुबैर को ज़रूर शक होगा कि ये सब ड्रामा है सिर्फ। शॉपिंग मॉल में आकर वो इधर उधर देखने लगा। सर क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? हाँ वो इसे समझ न आया कि वो क्या बोले। मुझे मेरी वाइफ़ के लिए कुछ फैंसी कपड़े चाहिए और बाकी जो सामान ज़रूरी हो। कुछ झिझकते हुए बोला। जी सर मैं समझ गई, आप इनका साइज़ बता दें, मैं सब पैक करवा देती हूँ। साइज़? जी सर साइज़। अरमान को कुछ ना समझ आया। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सामने एक लड़की से अलशी जैसी लगी, तो इस लड़की के साइज़ का सब पैक करवा दूँ। ओके सर। वो सेल्स गर्ल कुछ ही वक्त में सब पैक करवा कर ले आई। ये लें सर, शुक्रिया। ये कहते ही वो बाहर निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ते सोचने लगा, ये वक्त भी आना था, ये पहन लो और जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक्सक्यूज़ मी। एक ही पल में वो इसके सर पर पहुंच गया था। मुझसे शादी नहीं करना चाहती? और तुम्हारी इतनी औकात भी है कि मैं तुमसे शादी करूं? वो इसका बाजू मोड़ते इसकी कमर तक ले गया। अरमान वो डर से चिल्लाई थी, मेरे पास तुम्हारे ड्रामों के लिए टाइम नहीं है, मौलवी आया हुआ है, फ़ौरन चेंज करो। नहीं प्लीज़ अरमान। अलशी जो ये जानती हैरान थी कि अरमान इसका निकाह अपने साथ करने की बात कर रहा है, तो इसको हथेलियाँ डर से भीग गई थी। एक कमज़ोर सी कोशिश की थी इसने मना करने की। तुम शायद ऐसे नहीं मानोगी। ये कहते वो इसके ओवरऑल की डोरी खोलने लगा, ऑल ओवर की डोरी खोलने लगा। नहीं प्लीज़। मैं वो रोती रोती बोलने लगी, मैं कर लूँगी चेंज। वो हिचकियों के साथ रोने लगी थी।
गुड गर्ल। वो उसे छोड़ता पीछे हुआ था और अपनी गाड़ी पर नज़र डालते हुए जाने लगा। अच्छा सुनो, खुशी खुशी सब बोलना लगना चाहिए कि हमारी मोहब्बत की शादी है और हम एक साथ रहने के लिए तड़प रहे हैं, समझी? वो इसकी तरफ देखकर बोला, हाँ समझ गई। वो सर झुकाए वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। शायद वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब यही से किस्मत है। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, 10 मिनट में रूम का डोर खुद ही खोल देना, वो कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। निकाह। पूरे 10 मिनट के बाद अलशी वार्ड से बाहर आई थी। अरमान, जो डॉक्टर ज़ुबैर के साथ खड़ा बातों में मसरूफ़ था, नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। अचानक इसे सामने देखकर एक ही पल को इसकी सांस की धड़कन ने स्पीड पकड़ ली थी। अलशी पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक में, सर पर लाल दुपट्टा लिए, मेकअप इसे खाली चेहरा लिए, थोड़ा झिझकते सामने दरवाजे पर के पास खड़ी हो गई थी। अरमान। समीर ने मुसलसल अरमान को अलशी की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन शायद अरमान किसी गहरी सोच में था। डॉक्टर ज़ुबैर, जिन्हें वो दोनों इस चीज़ पर राज़ी कर चुके थे कि ये एक मोहब्बत की शादी है, समीर को मायने ख़ास नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अरमान। समीर अरमान के करीब होते खनखना था। अब की बार अरमान ने फ़ौरन ज़मीर को नासमझी से देखा था। अरमान, मैं कब से बुला रहा हूँ, मौलवी साहब को भी देर हो रही है और डॉक्टर ज़ुबैर के पेशेंट भी वार्ड वेट कर रहे होंगे। हाँ तो शुरू करें। अलशी को आगे कुछ नहीं समझ आई थी सब कैसे हुआ। होश से इसे तब आई जब एक लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इसे मिसेस अरमान बन जाने की मुबारकबाद दी। वो बस किसी और दुनिया में सब ख्वाब समझते हैरान दौड़ रही थी। गाड़ी एकदम एक घर के आगे रुकी। जब अलतशी ने अपने इर्द गिर्द देखा तो अरमान की गाड़ी के साथ वाली सीट पर बैठा इसे देख रहा था। वो घबराहट से अपना रुख दूसरी तरफ कर गई। अरमान को इसका ऐसा करना तेज दिला रहा था। वैसे समीर के कहने पर निकाह करके इसे फार्म हाउस पर ले आया था, लेकिन अभी भी वो यही सोच रहा था कि वो अपने बाप की डेथ की वजह बनने वाली इस लड़की को अपने सामने बर्दाश्त कैसे करेगा। और इसी तरह अलशी को अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इसके सामने रहना इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया समीर। इसने दिल ही दिल में समीर को लान तान करने लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो तेज़ी से बाहर निकलते अलशी का दरवाज़ा खोलकर इसे खींचते हुए नीचे उतार चुका था। छोड़ दो मुझे प्लीज़, तुम कहाँ ले आए हो, मुझे छोड़ दो। अरमान, जो इसे खींचते अंदर ले जा रहा था, इसका चीखना गवारा कर गया। दरवाजे से अंदर लेकर इसने एकदम से इसकी कलाई को छोड़ा था, जिससे वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और सीधे सामने मौजूद सोफ़े पर गिरी। इससे पहले कि वो सीधा होती, अरमान एक पाँव सोफ़े पर रखा और झुकता अपना दूसरा हाथ इसकी थोड़ी पर रख कर इसके होंठों की तरफ निशाना बनाया गया। अलशी ने अपने दोनों हाथ अरमान के कंधों पर रखे इसे खुद से दूर करने लगी। कुछ वक्त के बाद इसने इसे आज़ाद किया, लेकिन वो सांस ले पाती इससे पहले वो इसकी फ़्रॉक की डोरी को खींचते, जिससे कुछ मोती उतरकर बिखर गए थे बिल्कुल इग्नोर किए, और इसकी गर्दन पर झुका अपनी नफ़रत के निशान छोड़ने लगा। प्लीज़, वो रोते हुए अरमान को दूर करने की कोशिश करती इसकी कुर्बत से पनाह मांगने लगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मौत मांगोगी और नहीं मिलेगी। बहुत शौक़ था ना तुम्हें और तुम्हारे बाप को मेरे बाबा को तकलीफ़ में देखने का, और अब तुम और तुम्हारा बाप मुझसे बच नहीं पाओगे। अब तड़पने की बारी तुम लोगों की है। मैंने जो खोया वो वापस नहीं आ सकता, और अब तुम और तुम्हारे बाप की भी खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। वो अलशी की गर्दन को पीछे से दबोचे इसके होंठों के बिल्कुल करीब आकर कहता एक बार फिर इसे तड़पा गया था और इसे अपना रुख ऊपर सीढ़ियों की जानिब किया था, मगर इसे वहीं बेहाल छोड़ गया था ताकि वो अपनी किस्मत पर खुलकर मातम कर ले, और अगर वो मज़ीद वहाँ रहता तो शायद वो इसे बहुत नुकसान पहुँचा देता, जिसके बाद वो ख़ुद को कभी माफ़ न कर पाता। वो चाहे इसकी बीवी थी और वो हर हक़ रखने के बाद भी बदले की वजह से इतना नहीं गिरना चाहता था। वो सिर्फ इसे तड़पने और इसके बाप को बेसकून देखना चाहता था, लेकिन ये सब कब तक चलने वाला था वो खुद भी तय नहीं कर पाया था। ऊपर जाकर बेड पे लेट तो गया था, लेकिन नींद इसकी नींदों से कोसों दूर थी। कितने दिन और लगेंगे तुम लोगों को मेरी बेटी को ढूंढने में? कैसा डिपार्टमेंट है तुम लोगों का जो एक इंसान को तलाश नहीं कर पा रहा? मिर्ज़ा साहब, जो अलशी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर चुके थे, आज इस्लामाबाद पहुँचे थे और सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुँचे। सर, आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी बेटी का पता चल जाएगा। इनफैक्ट एक हॉस्पिटल से किसी लड़की के मिलने की खबर मौसूल हुई है। हम बस इसी की तरफ जाने वाले थे। अच्छा है, आप साथ भी चल लें। चलो, सोच के रहे हो फिर, जल्दी चलो। अंकल, अचानक से पीछे से आते अली की आवाज़ पर मिर्ज़ा साहब के और इसके देखने लगे जहाँ से आवाज़ आई थी।
अरे अली तुम? जी अंकल, आनी ने बताया कि आप इस्लामाबाद आ रहे हैं अलशी की तलाश में, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ चलूँगा। यस श्योर माय बॉय, एक से भले दो, चलो जी चलें। इन सब के निकलते ही समीर ने अरमान को कॉल कर दी थी। दोस्तों, तो आपको ये नावल कैसा लग रहा है? प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अरमान जो भी मुश्किल से सो पाया था, कॉल की आवाज़ पर फ़ौरन उठा, देखने लगा समीर की कॉल। हाँ समीर बोलो। दूसरी तरफ समीर ने सब बता दिया। आह, तो सुसर साहब आ रहे हैं, अच्छा है मिल भी लेंगे, एक अरसा हुआ है मिले इनसे। अरमान यार वो हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद बआसानी तुम तक पहुंच जाएंगे, जुनैद भी साथ होंगे। अच्छा है ना, जुनैद अंकल को भी आज सब पता चल जाएगा और मैं ख़ुद अब यही चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए, क्योंकि सही कहानी का तो मज़ा तभी आएगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले। इसकी बेटी मेरे कब्ज़े में है और अब हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा। और रही अंकल की बात, तो मैं समझा दूँगा इन्हें भी, सब कुछ तो वो जानते हैं, बाकी का वक्त आने पर पता चल जाएगा। और वैसे भी अभी मामू मामी अवेश की तरफ हैं, 2 महीने लगेंगे इन्हें वहाँ, तब जब मिर्ज़ा साहब और उसकी बेटी को अच्छे से सबक सिखा दूँगा। यू डोंट वरी। अच्छा चल ठीक है, फिर होती है बात। अभी ज़रा मैं इस घटिया बाप की घटिया बेटी को तो देख लूँ। देख आओ, मतलब तेरे साथ नहीं? मुझे तो लगा गोरी रंगीन रात गुजर रही होगी कल तुम दोनों की कसम से, क्या कपल है तुम दोनों का। और समीर जो बोलता चला जा रहा था, अचानक दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर फ़ोन को सामने करके देखने लगा, जिसमें दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। किसी दिन अलशी की जगह मैं पिटूँगा इससे, ये कहता वो भी इन सब के पीछे हॉस्पिटल के लिए निकला था, ताकि कुछ ना कुछ तो वो हैंडल कर पाए। यहाँ से हमें ख़बर मिली थी कि एक पेशेंट कुछ दिनों से एडमिट है। समीर जो साथ ही आया था, इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा था कि डॉक्टर समीर आज नाइट शिफ्ट पर थे। इसका मतलब अब आने वाले थे वो, इसका मतलब अब नहीं आने वाले थे वो। सर, हमारे साथ जितने भी पेशेंट हैं, इन सब के साथ इनकी फैमिलीज़ हैं, सिवाय एक के। कौन एक? और हमें कल किसी कॉल आई थी, यही है कि मिर्ज़ा साहब की बेटी यहाँ हैं, जो क्रैश एक्सीडेंट केस में पेशेंट लाए गए थे, वो इनमें से है। सर, वो रिसेप्शन कुछ बोलने कुछ सोचती बोली। सर, वो ख़बर रॉन्ग थी, यहाँ कोई ऐसा पेशेंट नहीं है। समीर जो समझ रहा था कि अभी सब खुलने लगा है, अचानक इससे इस बयान पर सामने मौजूद रिसेप्शन को देखने लगा, जो कल भी इस टाइम पर ड्यूटी थी जब अरमान और अलशी का निकाह हुआ था। और शायद वो जानती थी कि दोनों ने छुपकर मोहब्बत की शादी की है। तो फिर कौन था जिसने ये ख़बर आगे लीक की थी? समीर सोच में पड़ गया। ये कैसा स्टाफ और हॉस्पिटल है? एक फ़ोन करके इतला देता है, दूसरा शख्स इनकार हो जाता है। अली जो कुछ वक्त से चुप खड़ा था, सब सुन रहा था, रिसेप्शन पर चिल्लाया, सर ये हॉस्पिटल है और यहाँ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। व्हाटएवर। वह चिढ़कर मुंह दूसरी तरफ कर गया। जब इससे वो अलशी से मिला था, वो जितना अरसा वो इस्लामाबाद रही और अली के लिए बहुत अहम हो गई थी, लेकिन इसका इस हादसे में गायब हो जाना बहुत तकलीफ़दा था इसके लिए। वो तो अलशी के वापस जाने के बाद अपनी मॉम से अलशी का रिश्ता इसकी आनी से मांगने का सोच चुका था, और अब भी वो इतने ही दिन से इसे ढूंढ रहा था। समीर जो साइड पर खड़ा था, दिल ही दिल में इसने इस रिसेप्शन को सराहा था, जो बिना डरे बहुत सफाई से झूठ बोल रही थी। मालूम नहीं, लेकिन वो समीर को भी कुछ अलग लगी थी। रिसेप्शन तो बिल्कुल नहीं। चलें सर। समीर जो काफ़ी देर से चुप खड़ा था, सब देखकर आगे बोलकर पूछने लगा, हाँ चलो। अंकल अब निकलते समीर ने मुड़कर इस रिसेप्शन को देखा था, जो हर तरफ से बेनियाज पूरे इनमाग से दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। इम्प्रेसिव, समीर ने इसे देखते हुए सोचा था, और नज़र इसके सामने रखे बोर्ड पर गई, अरबिया हैदर। वह इसके नाम पढ़कर मुस्कुराया। अरमान अभी नीचे जाने का सोचते फ्रेश होने गया था, मगर नीचे ड्राइंग रूम से आती चीख ने इसके पाँव रोके और वो जल्दी से इस हुलिये में नीचे भागा। क्या हुआ है तुम्हें? अरमान के नीचे पहुंचते इसे देखकर हैरत हुई कि अलशी सोफ़े पर खड़ी ज़ोर से आंखों पे हाथ रख के चीखने में मसरूफ़ थी। वो फ़ौरन इसके पास पहुंचा। नीचे उतरो। वह इस दोनों हाथों से पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे उतारने लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर शोर मचाने लगी और आंखों से हाथ नहीं हटाने रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गई? अरमान ने सोफ़े के पास खड़े इसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अलशी, मैं कह रहा हूँ नीचे उतरो। नहीं अरमान, वो यहाँ नीचे इतना बड़ा कॉकरोच है, तो तुम इस छोटे से कॉकरोच से? उफ़, तौबा है।
इतना शोर इस कॉकरोच की वजह से। ये कहते वो इसे झटका दिया और ख़ुद पर गिरता ऊपर से अपने रूम की तरफ बढ़ा था। अलशी जो पहले ही कॉकरोच से डर रही थी, अब ऐसे अरमान की कंधों पर सवार ऊपर जाते मस्जिद बुखला गई, लेकिन वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, वरना अरमान का अगला कदम कुछ भी हो सकता था। रूम में पहुंचकर इसने इसे उतार कर सीधा किया था। अलशी फ़ौरन 2 कदम पीछे हटने ही लगी थी कि दोबारा अरमान के सीने से जा लगी। इन दोनों ने एक साथ नीचे देखा था, जहाँ अलशी के ड्रेस में मौजूद मोतियों की एक लड़ी आधी उतर कर अरमान की शर्ट पर अटक गई थी। निकालो उसे जल्दी, अरमान चिढ़कर बोला। अलशी कुछ डरती जल्दी से लड़ी को निकालने लगी, जिससे कभी इसके हाथ अरमान के सीने पर लगे तो कभी इसके गाल के करीब। अरमान की दहकती सांसें इसके खड़े रहना मुहाल कर रही थीं, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि अचानक अरमान ने इसके बालों को पीछे से मुट्ठी में लेकर दबोचा था, जिससे इसका चेहरा कुछ देर ऊपर हुआ तो अरमान आंखों में देखने लगा। मैं अभी इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अरमान ने इसे होठों पर काटा था, जिससे अलशी के आंसू बहने लगे थे। लेकिन इस दुश्मन जान ने इस पर तरस नहीं खाया और जब छोड़ा तो एक ही झटके से अपनी शर्ट आज़ाद करवा दिया और अलशी को वहीं रोता छोड़कर आगे वॉशरूम की तरफ चला गया। जल्दी से अपना ये हुलिया दुरुस्त करो और मेरे लिए कुछ बनाओ, मेरे वापस आने से पहले मेरा नाश्ता मेरे सामने मौजूद हो। इसके जाते ही अलशी वही नीचे फर्श पर बैठी रोती हाथ अपने होठों पर लिए गई, जहाँ हल्की सी खून की तह थी, लेकिन वो दर्द ज़्यादा था। मुझे नहीं पता मेरे रब, मैं कब तक ये नफ़रत सह पाऊँगी। पिछले 1 साल से मैंने तेरे हुजूर इस शख्स को मांग लिया और ये बात सच है कि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन इसकी नफ़रत मुझे तोड़ देगी और मैं जानती हूँ कि इसकी नफ़रत जायज़ है, जो मेरी वजह से इसके बाप और इसके साथ हुआ। इसके आगे ये सब कुछ नहीं, लेकिन तू मेरे लिए आसानियाँ कर, मेरे बोला। वो कुछ पल रोती उठी थी और कल सारा सामान साथ लाई थी। इसमें इसने अपने लिए कुछ ढूंढने लगी, मगर आंसू जो बार बार गिर रहे थे इससे वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। कैसे भी करके एक ड्रेस निकाला था और बाकी सब जो कल अरमान इसके लिए लाया था, लेकिन वो हैरान थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक साइज़ का था, बस कुछ तंग था। लेकिन अरमान को मेरा साइज़ कैसे पता हो सकता है? उफ़, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो कहते हुए चीज़ें निकाल कर रखने लगी। कुछ टाइम के बाद इसकी सोचों को वॉशरूम में खुलते दरवाजे को तोड़ा, जहाँ से अरमान अपना शर्ट पहनने गले में टॉवल लिए बाहर आया था। अलशी जो एक नज़र मुड़कर देखने लगी थी, सामने इसे देखकर अपना रुख मोड़ गई और फिर कुछ वक्त ज़ाया किए बगैर इसके पास से गुजरती वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। अरमान जो ये सब देख चुका था, इसके रास्ते में हायल हुआ। अलशी जो शर्म से सर झुकाए वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी, इसका सर अरमान की चौड़ी छाती से टकराया। वो मैं कुछ घबराहट में बोलने लगी, जिस पर अरमान इसके लबों पर अपने हाथ की उंगलियां रख कर इसे खामोश करवा गया और फिर अपनी गर्दन में मौजूद टॉवल को निकालते से गर्दन में डाले ज़ोर से खींचा, जिससे अलशी को फेस अचानक इसके बिल्कुल पास आ गया। कुछ देर वो इसे ऐसे शर्माती नज़रें झुकाते देखता रहा और फिर इसे खुद से अलग करते वॉशरूम की तरफ धक्का दे गया। अलशी जो इस अचानक अफ्तादात पर रेडी नहीं थी, सीधी जाकर वॉशरूम की दीवार से लगी और एक सिसकी लेकर ख़ुद को खामोश कर गई। पीछे से अरमान ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। जल्दी बढ़ाओ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, भूख लगी है मुझे। और वो पलटकर शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। समीर, तेरा आइडिया इतना जानलेवा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। इस लड़की को ऊपर वाले ने सच में फुर्सत से बनाया है, लेकिन ऊपर वाले ये मेरा इम्तिहान लेने पर क्यों तुली है? तौबा है, ये मैं क्या सोचता जा रहा हूँ। दुश्मन है वो मेरे बाप की कातला। वो मुझे इससे नफ़रत है, सिर्फ नफ़रत। एक पर एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। हाँ मिन्हा, बोलो कैसी हो? भाई शुक्र है, आपको याद है कि मैं एक अदद बहन भी एग्जिस्ट करती हूँ इस दुनिया में। मिन्हा, जिसे अरमान ने इंटर करने के बाद हाई स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, कुछ वो चाहते थे कि मिन्हा को इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से दूर रखा जाए और अब इसकी लास्ट सेमेस्टर का स्टडीज़ चल रही थी। इसके बाद अरमान का इसे पाकिस्तान बुलाकर इसकी शादी का इरादा था। हाँ जी, मैं भूल भी जाऊँगा, तब भी तुम मेरे कान ना खुलवा देना याद दिला के। ये तो अपने एकदम 16 आने वाली बात की है। अच्छा बताओ फिर कब है इम्तिहान?
बस भाई बहुत जल्दी पढ़ पढ़ कर आदी हो गई हूँ। हाँ पहले तो जैसे पहलवानों से मुकाबला करती थी। भाई मैं देख रही हूँ दिन ब दिन आप काफ़ी मजाकिया होते जा रहे हैं। अच्छा भाई मॉम कैसी हैं? आई वॉज अबाउट टू कॉल हर, लेकिन फिर आपसे हेलो हाय करने का सोचा। हाँ बहुत अच्छा किया। और मॉम ठीक है, अभी मामू की तरफ हैं। मैं 1 महीने तक वापसी है और डॉक्टर से बात हुई थी। इनका कहना है कि इनको टेक केयर की और विल पावर की ज़रूरत है। कोई मेडिसिन वो ठीक तो हो सकती हैं, लेकिन विल पावर से वो दोबारा चल पाएंगी। सही, चलें फिर बात होती है। अभी मैं ज़रा मार्केट से हो आऊँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी हैं। गुड श्योर, गुड बॉय। ओके भाई। समीर, ये 2 दिन से अरमान कहाँ गायब है? जुनैद सर मैं ख़ुद नहीं जानता, शायद कोई ख़ास काम होगा या फिर शायद तबीयत ख़राब हो। वो झूठ बोलते हुए थोड़ा झिझका था। अब वो नहीं क्या बताता कि अरमान शादी कर बैठा है और अब इससे मुंह भी नहीं लगा रहा है। सर मैं पूछता हूँ इससे। वो वहाँ से खिसकने लगा। अच्छा समीर, वो पता करवाया कि कॉल किसकी थी और हॉस्पिटल की एमएस से भी बात करो, देखो वो क्या कहता है। हमें जल्दी पता होगा क्योंकि तुम जानते हो कि इस मिर्ज़ा साहब ने जान खाई हुई है हमारी। श्योर सर, मैं आज ही जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ लेकिन अरमान का पहले पता करो। ओके सर। एक तो अरमान शादी करवा कर भूल ही गया है। अभी जाने दुश्मन से शादी की है। लव मैरिज करता तो शायद दूसरे सैयारे पर ही मुंतकिल हो जाता। ये कहते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा था। चूँकि वह अरबिया से भी मिलना चाह रहा था। जब इसने इसे देखा था तो इसे भूल नहीं पाया था। वो जानता था कि मज़ीद इसके बारे में और कुछ इसे डॉक्टर ज़ुबैर को भी मज़ीद एतमाद में लेना था। अरमान कुछ देर इंतज़ार के बाद किचन की तरफ बढ़ा था। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही होगी, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। सर जुनैद मैं पूछते होंगे मेरा। वो अपने ही ख्यालों में सोचते नीचे उतरा था, लेकिन सामने का मंजर देखकर इससे कदम रुक गए। सामने अलशी किचन काउंटर के पास खड़ी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ने में मसरूफ़ थी। कभी एक कैबिन खोलती कभी दूसरा। अरमान गुस्से से चिल्लाता इसकी तरफ पहुंचा था और बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। क्या है ये सब? वो इसकी कलाई अपने हाथ में जकड़कर बेदर्दी से इसे पूछने लगा। अरमान मेरा मतलब है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, वो जल्दी से बोली थी और अपनी कलाई छुड़वाने लगी। तुम्हें लोगों की ज़िंदगी हराम करना और उन्हें बेवकूफ़ बनाना जो आता है, वो अपनी दांत पीसते हुए कहने लगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं आता। मैंने कभी हाँ जानता हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये तमीज़ सिखाई है। तुम घरदारी तो अपनी प्रिंसेस को सिखाने से रहा वो, लेकिन वो इसे मज़ीद खींचते अपने करीब लाया और इसके चेहरे से कुछ बेतरतीब लटे हटाने हुए बोलने लगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये नावल? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन यहाँ ना तुम प्रिंसेस हो और ना तुम्हारे लिए नौकर चाकर यहाँ अपने शौहर के पास रहकर तुम्हें वो सब करना है जिससे तुम्हारा शौहर सुकून और ख़ुशी महसूस करे। वो कहता जा रहा था और साथ में इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रहा था, जैसे अर्शी ने बेहोश होने वाली थी। अगर वो इस मजबूती से पकड़ने न रखता तो वो कब की गिर चुकी होती। एक तो कल से इसने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से अरमान का बार बार करीब आना इसकी टांगें कमज़ोरी और बेबसी से कांपने लगी थीं। इसकी हालत पर रहम खाते इसने साइड पर किया था और फिर कैबिन से कुछ ढूंढने लगा। अर्शी एक तरफ खड़ी इस महारत से काम करते देखने लगी। अरमान पुलिस में था, फिर इसकी ड्यूटीज़ की वजह से वो कभी कहाँ होता कभी कहाँ, तो काफ़ी कुछ खुद बनाना सीख गया था। कुछ ही देर में एक ब्रेड रेडी किए वो सामने टेबल पर रखकर खाने लगा। अलशी को पूछने की जहमत भी नहीं की। खाना खाते खाते वो तेज़ी से उठा और बाहर की तरफ बढ़ा था, लेकिन जाते जाते वो कुछ ब्रेड और अलग कुछ हिस्सा छोड़ गया था। बाज़ाहिर की वजह से पेट भरने की थी, मगर वो जानता था कि कल से अलशी ने कुछ भी नहीं खाया होगा और इसे कह भी नहीं सकता था। अलबत्ता वो इसे छोड़कर अपने मकसद से रहा था। मेरे आते ही सब साफ़ और बर्तन सब धुले हुए हों और हर काम तुम खुद करोगी। और अलशी जो नज़रें नीचे कि हर बात पर सर हिला रही थी, इसके
चुप होने पर सर उठाकर इसकी तरफ देखा जहां वो खड़ा अपनी रेस्ट वॉच पहन रहा था। इसकी तरफ आता इसको परेशान कर गया। 2 कदम पीछे हटने किचन शेल्फ के साथ लग गई। इसके सामने आते ही दोनों तरफ हाथ रखे इस पर झुकता अपने कान में सरगोशी के अंदाज से बोलने लगा, और अगर तुमने यहाँ से भागने की या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो ये कहते हुए अपने दांतों को इसकी एयर लुप से ले चुका था। अलशी जो सांस रोके इसकी सांसें अपनी गर्दन और कान के पास महसूस कर रही थी, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर गई। अरमान ने इसे एक नज़र देखा था। घबराई हुई आंखें बंद किए अपने लबों को ज़ोर से एक दूसरे पर वेस्ट किए वो सुन खड़ी थी। अरमान कुछ मज़ीद कहता इससे पहले वो आहिस्ता से पीछे हुआ और आराम से चला गया। अलशी ने अपनी आंखें दरवाज़े के बंद होने की आवाज़ पर खोली तो दिल ही दिल में शुक्र किया कि अरमान अब जा चुका है, और वो जल्दी जल्दी बची हुई एक ब्रेक खाने लगी क्योंकि इसे शदीद भूख लगी हुई थी। समीर अभी हॉस्पिटल पहुंचा था और सीधा काउंटर पर जाकर अपनी सामने वाली मौजूद लड़की अरबिया को पूछने लगा, जी सर, मैं ही अरबिया हैदर हूँ, क्या कहा मैं आपको? आप कल तो कोई और, इसने खुद से सोचा था। कल आप कहाँ थी? मेरा मतलब सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी बोलें, जल्दी, टाइम नहीं होता हमारे पास। समीर को कुछ समझ ना आया तो वो वापस पलट गया और इससे क्या पूछता कि वहाँ किस लड़की के पीछे आया और इसे करने से यहाँ जूते पड़ जाते। अरे मिस्टर समीर, आप यहाँ? डॉक्टर ज़ुबैर जो वहाँ से गुजरकर वार्ड की तरफ जा रहे थे समीर को खुद से उलझते देखकर इसकी तरफ आए। और डॉक्टर आप? जी मैं। आप आज यहाँ कोई और पेशेंट लाए हैं? नहीं सर, मैं वो बस गुज़र रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊँ, कुछ हाल चाल पूछ लूँ। आखिर को आपने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस जहाँ 2 प्यार करने वाले और जालिम समाज हो वहाँ हम मोहब्बत के पुजारी। दोनों बेवक्त ज़ोर से हंसे थे। बस डॉक्टर, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करिएगा हमें। जी ज़रूर, चलें, मैं चलूँगा, राउंड पर भी जाना है मुझे। ज़रूर, मैं भी बस निकलने वाला हूँ। ये कहते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। क्या कह रहा था? पीछे से सोनिया ने से अरबिया से पूछा। वो कल ही समीर को इसमें दिलचस्पी लेते देख चुकी थी। वो चाहती ही यही थी कि वो समीर को तवज्जो अपनी तरफ खींचे, इससे वह इन दोनों दोस्तों के करीब रह सकती थी, और यही मकसद भी था इसका। कल वो अचानक रिसेप्शन पर अपनी ड्यूटी चेक करने आई थी, लेकिन वो लोग जिन्हें इसने कॉल करके अलशी की यहाँ मौजूदगी की खबर दी थी, वो यहाँ पहुँच कर इस रिसेप्शन से समझ कर पूछने लगी। वो चाहती तो कुछ सोच बोल देती, लेकिन ऐसे में वो अरमान वगैरह के करीब नहीं रह पाती। इसके लिए इसका भरोसा जीतना अहम था, इसलिए इसने समीर को इन लोगों के साथ देखकर झूठ का सहारा लिया। वो जानती थी कि समीर इस तक वापस ज़रूर आएगा, और वही हुआ था। कुछ नहीं, आपका पूछ रहा था डॉक्टर। ठीक है, उसे कुछ शक तो नहीं हुआ? बाज़ाहिर तो नहीं लगा। आगे मैं कुछ नहीं कर सकती डॉक्टर सोनिया। गुड गर्ल, तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। अब आगे मैं ख़ुद देख लूँगी सब, लेकिन दोबारा आए तो तुम यही बोलना। जवाब बोला। वैसे दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं ख़ुद इस तक पहुंचूंगी। सोनिया अरबिया से कहती कुछ और सोचने लगी थी, और तभी इसे अपना मोबाइल पकड़कर कोई नंबर मिलाया। कुछ पता चला अलशी का? मिसेस मिर्ज़ा ने मिर्ज़ा साहब के आते ही पूछा था। वो तड़प रही थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि अलशी इनकी इकलौती औलाद थी, इनकी जान बसती थी इसमें, और वो जब से लापता थी वो सो नहीं पा रही थी, और ना ही कहीं इन्हें सुकून मिल रहा था। बस अपनी बेटी को देखना चाहती थी। नहीं, अभी नहीं, लेकिन आप फ़िक्र मत करें, वो जल्दी से हमारे पास होंगी। मिर्ज़ा साहब ख़ुद नहीं जानते थे कि ये बात कितने यकीन से कह सकते हैं, लेकिन इन्हें इतना महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इनकी बेटी ही सिर्फ नहीं मिली इस मैसेजर्स में जो जहाज़ क्रैश के वक्त बच गए थे, या फिर इनकी सोचों को अली को आवाज़ ने तोड़ा था। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हों, मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्पेशल फोर्स में हैं, वो यकीनन हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।